प्रिय भाई बहनों, आज का वीडियो कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 अपवाह नामक पाठ का है। इस पाठ के अंतर्गत आप सभी भारत में बहने वाले नदियों और उसके प्रतिरूपों तथा उसके तंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो भाई बहनों, जैसा कि ना पाठ का नाम है अपवाह, यहाँ लिखा है अपवाह। अपवाह को अपवाह तंत्र भी कहते हैं। अपवाह को अपवाह तंत्र भी कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में बहने वाली मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना एक समूह, एक व्यवस्था, एक तंत्र अथवा एक जाल होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, किसी क्षेत्र विशेष में बहने वाली नदी तंत्र अथवा नदी समूह को अपवाह या अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इसमें एक मुख्य नदी होती है और उसकी अनेक सहायक नदियां होती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न तरफ से आकर के उस मुख्य नदी में मिलती हैं। वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उन सभी के समूह को, उन सभी के स्वरूप को, मुख्य नदी और सहायक नदी के पूरे समूह को, पूरे स्वरूप को हम नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। भाई बहनों, अपवाह तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लें। अपवाह तंत्र किसी क्षेत्र विशेष में बहने वाली मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना एक नदी तंत्र का स्वरूप होता है, जिसे हम अपवाह तंत्र या अपवाह कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है अपवाह द्रोणी, जो अपवाह तंत्र का मुख्य भाग होता है। जिस क्षेत्र से और मुख्य नदी की धारा बहती है, उस मुख्य नदी धारा के बहने वाले स्थान को, अर्थात नदी के उस फैलाव और उस गहराई को हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। अर्थात मुख्य नदी का जो मार्ग होता है, सहायक नदियों से मिलकर जो मुख्य नदी का एक मार्ग होता है, जिससे नदी की प्रमुख धारा एक साथ बहती है, आगे बढ़ती है और किसी सागर में या किसी झील में जाकर के मिलती है, तो उस शुरू से लेकर के और अंत तक के उस मुख्य नदी धारा के क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी कहते हैं या अपवाह घाटी कहते हैं। अब इसके बाद आता है जल विभाजक। जब किसी अपवाह द्रोणी के बीच कोई पर्वत या कोई मुख्य उच्च भूमि आ जाती है और वह मुख्य नदी का मार्ग दो भागों में बढ़ जाता है, तो उस उच्च भूमि को या उस पर्वत को हम जल विभाजक कहते हैं, जल विभाजक की संज्ञा से संबोधित करते हैं। इसके बाद आता है अपवाह प्रतिरूप। प्रतिरूप अर्थात एक मॉडल होता है, जैसा कि हम ग्लोब को कहते हैं, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, एक नमूना है, एक मॉडल है। ऐसे ही अपवाह प्रतिरूप अर्थात अपवाह तंत्र का एक कोई स्वरूप, आकृति जो होता है, जो बनती है आकृति, नदी बहते बहते अपने सहायक नदियों के साथ वो एक प्रकार की, ऊपर से जब देखते हैं तो उसको एक प्रकार की वो आकृति बनाती है। उस आकृति को हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, अपवाह का एक मॉडल, एक नमूना कहते हैं। अब अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जैसे हमने बताया, यहाँ लिखा है ध्रुवाकृति प्रतिरूप। ध्रुवाकृति अर्थात वृक्ष के आकार का एक प्रतिरूप। नदी अपने सहायक नदियों के साथ जब मिल करके बहती है तो
एक वृक्ष के समान उसकी आकृति जब दिखाई देती है, ऊपर से देखने पर सहायक नदियां और मुख्य नदी से मिल रही हैं और वृक्षाकार रूप में, जैसे ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी से और ये नदियां ऐसे इस प्रकार से आकर के विभिन्न प्रकार की सहायक नदियां ऐसे आकर के मिल रही हैं वृक्ष की शाखा के समान। तो ये सहायक नदी है, ये सहायक नदी और ये मुख्य नदी है, और ये सब मिला करके आपका क्या कहलाता है? अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। मुख्य नदी और सहायक नदी मिला करके एक जाल, एक तंत्र बना है, तो इस तंत्र को अपवाह तंत्र या नदी तंत्र या अपवाह हम कहते हैं। और ये जो भाग होता है मुख्य नदी का, ये जो बहता हुआ, ये अपवाह द्रोणी कहलाता है। अपवाह द्रोणी। अब इसके क्षेत्र में कोई उच्च भूमि या पर्वत आ जाता है तो जल दो भागों में बढ़ जाता है, तो ये पर्वत जो है, ये पर्वत जल विभाजक कहलाता है, जल विभाजक कहलाता है ये पर्वत। तो आपको इस चित्र के माध्यम से अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी और जल विभाजक ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। भैया बहनों, ये जो हमने एक बताया ध्रुमाकृति प्रतिरूप, तो ये ध्रुमाकृति प्रतिरूप है, मुख्य नदी है, मुख्य नदी के दोनों तरफ से और वृक्ष की शाखाओं के समान उसकी सहायक नदियां आकर के मिली हुई हैं। तो एक वृक्ष की आकृति ऊपर से देखने पर ये बनाती है, तो ये ध्रुमाकृति प्रतिरूप अर्थात ध्रुमा वृक्ष के आकार का एक मॉडल, प्रतिरूप माने एक मॉडल ये दिखाई दे रहा है। इसलिए यह नदी अपने अपवाह तंत्र के माध्यम से ध्रुमाकृति अर्थात वृक्ष के आकार की प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो पहला ये ध्रुमाकृति प्रतिरूप, जिसको आपको समझाया गया, आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा है जालीनुमा प्रतिरूप। भैया बहनों, जालीनुमा जैसे कि इसको मिटा देते हैं, जालीनुमा जब नदी अपने सहायक नदियों से मिलकर, मुख्य नदी अपने सहायक नदियों से मिलकर समकोण पर मिलती है, जब कोई सहायक नदी अपने मुख्य नदी से समकोण पर ऐसे आकर मिलती है, विभिन्न सहायक नदियां, तो एक प्रकार के जालीनुमा और प्रतिरूप का निर्माण कर रही है। इस प्रकार से जालीनुमा और स्वरूप का निर्माण कर रही हैं, तो इसे हम जालीनुमा प्रतिरूप की संज्ञा देते हैं। इस नदी तंत्र को, इस अपवाह तंत्र को जालीनुमा अपवाह तंत्र हम कहते हैं। तो जालीनुमा अपवाह तंत्र, ये जालीनुमा अपवाह तंत्र है। अगला है आयताकार अपवाह तंत्र। इसको अपवाह तंत्र भी लिख सकते हैं या अपवाह प्रतिरूप लिख सकते हैं। तो आयताकार जब मुख्य नदी से, ये मुख्य नदी है, ऐसे बह रही है, और मुख्य नदी से कोई सहायक नदी जब इस प्रकार से आकर के आयत के आकार कितना है और इस प्रकार से मिल रही है दूरी दूरी बना करके, तो इसे हम देखिए आयत बन रहा है, तो इसे हम आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। जालीनुमा प्रतिरूप प्रायः वर्गाकार आकृति में होते हैं। जालीनुमा जो प्रतिरूप होते हैं प्रायः वर्ग के आकार कितना होते हैं, इसलिए उसे वर्गाकार प्रतिरूप कहते हैं। और जालीनुमा
जालीनुमा प्रतिरूप भी कहते हैं। आयताकार प्रतिरूप प्रायः अधिक दूरी लेकर के और मुख्य नदी से सहायक नदी मिलते हैं तो उसे हम आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। ये सहायक नदी है और ये मुख्य नदी है। अभी मुख्य नदियों से उसकी सहायक नदियां दूरी बना करके आयताकार आकृति बना करके मिल रही हैं, तब हम इसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। भाई बहनों, ये जमीन पर खड़े होकर के इस प्रतिरूप को हम नहीं देख सकते हैं। जब हम वायुयान से ऊपर और जाएंगे और पर्वतों, गंगा नदी के पास, ब्रह्मपुत्र नदी के पास और पर्वतों के समीप हम जाएंगे ऊपर, तब हमें दिखाई देगा ये इन सब प्रतिरूपों का कि सहायक नदी मुख्य नदी से किस प्रकार से आकर मिलती है और किस प्रकार से एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आयताकार प्रतिरूप। एक है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप इसको हम मिटा देते हैं अभी। अरीय प्रतिरूप इसको हम वृत्ताकार प्रतिरूप भी कहते हैं। अरीय प्रतिरूप को हम वृत्ताकार भी कहते हैं और जालीनुमा को वर्गाकार भी कहते हैं। एक चीज जानिएगा, जालीनुमा को हम वर्गाकार कहते हैं, ध्रुवाकृति को हम शंक्वाकार कहते हैं। गणितीय भाषा है, इसको हम शंक्वाकार भी कहेंगे, शंख के आकार का। और आयताकार तो अपने आप में आयताकार है ही। अरीय प्रतिरूप को हम समझाते हैं ये वृत्ताकार के समान होता है। जैसे कोई केंद्र है और उस केंद्र से और एक नदी, सहायक नदी ये निकली, ये मुख्य नदी निकली और ये नदियां निकली और ये नदियां निकली और किसी मुख्य नदी से ऐसे जाकर के और मिल रही है, दूसरी मुख्य नदी से मिल रही है। ऐसे इस प्रतिरूप को हम देखने से ये प्रतिरूप, और इधर भी नदियां निकली हैं चारों ओर, तो इसको हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं कि एक पर्वत से, ये उच्च भूमि या पर्वत है, एक पर्वत से और उस पर्वत से चारों ओर और सहायक नदियां निकली हुई हैं जो किसी मुख्य नदी में जाकर के मिल रही हैं। तो उस सहायक नदी को हम ऊपर से जब देखते हैं, उस पर्वत से निकलने वाली सहायक नदी को, तो एक वृत्त के समान, ये जो अगर हम इसको घेरेंगे तो ये वृत्त के समान होगा। तो ऐसे इसको हम अरीय या वृत्ताकार नदी प्रतिरूप, नदी तंत्र की संज्ञा देते हैं। तो भाई बहनों, आपको ये अपवाह तंत्र, अपवाह या नदी तंत्र, अपवाह द्रोणी, जल विभाजक और अपवाह प्रतिरूप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिएगा कॉपी में, और जिस प्रकार से मैंने समझाया है किताब में भी आपको दिया होगा, उस प्रकार से किताब की सहायता से और मेरे वीडियो की सहायता से आप उस चित्र को, चारों अपवाह तंत्र के चित्र को आप नोट करिएगा। आप फिर एक बार मैं समझाता हूँ। ध्रुवाकृति प्रतिरूप को शंक्वाकार प्रतिरूप भी कहते हैं, जालीनुमा नदी प्रतिरूप को वर्गाकार प्रतिरूप भी कहते हैं, आयताकार प्रतिरूप को आयताकार कहते ही हैं, अरीय प्रतिरूप को वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। तो भाई बहनों, ये आपका अपवाह तंत्र हो गया। अब भारत में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं और उन अपवाह तंत्रों की क्या विशेषता है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भाई बहनों, हम सभी जानते हैं किसी भी अपवाह तंत्र के निर्माण में उस क्षेत्र का धरातल, उस क्षेत्र की मिट्टी, उस क्षेत्र की भू आकृति प्रमुख भूमिका निभाती है। या यूं कह लीजिए कि किसी भी अपवाह तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करने वाला अगर कोई तत्व है तो उस क्षेत्र की भूमि है, उस क्षेत्र का धरातल है, उस क्षेत्र की भू आकृति है। तो भू आकृतियों के स्वरूप के आधार पर अपवाह तंत्र के स्वरूप का निर्धारण होता है। जैसी भू आकृति होगी उस प्रकार से अपवाह तंत्र उस क्षेत्र का होगा। तो अपवाह तंत्र का निर्धारण भू आकृति करती है, इसलिए भू आकृतियों के आधार पर भारत में दो प्रकार के अपवाह तंत्र या नदी तंत्र की व्याख्या की गई है। एक
हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा दक्षिण के पठारी का अपवाह तंत्र। अर्थात उत्तर में हिमालयी अपवाह तंत्र है और दक्षिण में पठारों का अपवाह तंत्र है। पठारों से जो नदियां निकली हुई हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, पार्वती, ये जो नदियां निकली हुई हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, काली, हुगली, ये जो नदियां निकली हुई हैं दक्षिण के पठारों से निकली हुई हैं। तो ये दक्षिण के पठारी भाग का अपवाह तंत्र या अपवाह प्ररूप है। और जो हिमालय का अपवाह तंत्र है वह हिमालय अपवाह तंत्र है। इससे जो नदियां निकली हुई हैं उनसे निर्मित जो अपवाह तंत्र है वह हिमालय अपवाह तंत्र है। तो आज हम सभी अभी हिमालयी अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 3 नदी तंत्र हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 3 नदी तंत्र हैं। पहला है सिंधु, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, भारतीय अपवाह तंत्र, जगह कम है इसलिए थोड़ा आप समझिएगा। इसको हम अंतर करके इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप सभी इसको लिख लीजिएगा। ये आपके लिए केवल एकेडमिक दृष्टि से ही नहीं महत्वपूर्ण है, ये कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसका नोट्स आप तैयार करेंगे तो आगे चल करके कंपटीशन में भी आपको ये सहायता देगा। भारतीय अपवाह तंत्र, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र है, और दूसरा पठारी अपवाह तंत्र। अब इसमें आज आपको जो पढ़ना है केवल हिमालयी अपवाह तंत्र। समय कम है इसलिए इसमें 3 अपवाह तंत्र हैं, 3 नदी तंत्र हैं या 3 अपवाह तंत्र उसको कह सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो भाई बहनों, अभी आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र में हम सभी जानते हैं कि सिंधु नदी जो निकली हुई है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के सन्निकट बोखरचू नामक एक हिमानी है उससे निकली हुई है। तो ये यहाँ मानसरोवर झील है और आप देख रहे हैं मानसरोवर झील इसके निकट में ही बोखरचू नामक और हिमानी है। इस हिमानी से सिंधु नदी निकली हुई है और यहां से निकल करके और ये लद्दाख क्षेत्र से होते हुए और भारत में पार करके ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। ये आपकी सिंधु नदी। अब इसकी जो सिंधु नदी की जो लंबाई है हम लिख देते हैं 2900 किलोमीटर है। भारत में यह 1106
14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। ये जो यहां से और यहां तक की जो दूरी है ये भारत में है, ये दूरी 1114 किलोमीटर। तो पहले ये पश्चिम में बहती हुई भारत में आती है और फिर सीधा और दक्षिण की ओर और पूरब की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसमें अनेक सहायक नदियां हैं, जास्कर सहायक नदी, फिर पूजा सहायक नदी है, फिर इधर आकर के चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास, सतलज यहां से व्यास, ऐसे चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, ये पूरा ऐसे नदियां निकल करके ये पंजाब क्षेत्र में यहाँ आकर के और मिलती है। कुछ नदियां भारत में ही और ये मुख्य नदी बन करके यहाँ पाकिस्तान में मिलती है। भैया बहनों 1960 ईस्वी में चूंकि यह नदी पाकिस्तान और भारत में दोनों में बहती है तो जाहिर सी बात है नदी के जल के लिए भी विवाद उत्पन्न होगा। ऐसा हुआ भी, विवाद उत्पन्न हुआ और 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ। इस सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु नदी के जल का 20% उपयोग करेगा, बाकी शेष 80% जल का उपयोग सिंधु नदी के वो पाकिस्तान करेगा। तो इस प्रकार से इस विवाद को हल करने के लिए 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा सिंधु नदी का और 20% जल भारत उपयोग करेगा। इस प्रकार से सिंधु नदी तंत्र ये पूरा आपका वृक्षाकार आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात धुमाकिटी नदी तंत्र ये अफवाह तंत्र है। तो इसके पश्चात आते हैं हम गंगा नदी तंत्र के क्षेत्र में। गंगा नदी तंत्र का जो उद्गम है वह उत्तराखंड में यहाँ गोमुख हिमानी है और ये गोमुख हिमानी से निकल करके और ऐसे यह आकार में यहाँ आकर के बांग्लादेश को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के पास गोमुख हिमानी है। रुद्रप्रयाग से निकल करके देवप्रयाग, देवप्रयाग से निकल करके उत्तरकाशी यानी हरिद्वार और आगे चल करके यहाँ प्रयाग में यहाँ से यमुनोत्री से निकल करके यमुना नदी मिलती है। और ऐसा एक विश्वास है कि सरस्वती नदी भी आकर के यहाँ प्रयागराज में मिलती है। तो प्रयागराज में सरस्वती और यमुना नदी मिलती है, इसे संगम का नाम दिया गया है। भारत में यह 2500 किलोमीटर गंगा नदी लंबी है। इसमें एक मछली पाई जाती थी, प्रदूषण के कारण नहीं पाई जाती है अथवा बहुत कम मात्रा में उनको देखा गया जाता है। डॉल्फिन ये विश्व में कहीं नहीं पाया जाती, केवल गंगा नदी पाई जाती है। गंगा नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है। आप भैया बहन जान लीजिए गंगा नदी विश्व की सबसे गहरी नदी भी है। और ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व के सबसे लंबी और सबसे गहरी नदियों का दर्जा भारत को प्राप्त है। भारत की प्राकृतिक विशेषता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, इसको भी जान लीजिए, जीके की चीज है, जो 6675 किलोमीटर लंबी है। इसलिए लंबाई में 2900 किलोमीटर
बाकी सिंधु नदी है तो लंबाई में वह छोटा है, बड़ी इसलिए क्योंकि उसका जो प्रवाह है, उसकी जो द्रोणी है नदी की, फैलाव जो नदी का है वो बहुत बड़े क्षेत्र में है। उसकी चौड़ाई जिसको हम कहते हैं वो बहुत बड़े क्षेत्र को लेकर के बहती है उसकी अमेजन की द्रोणी, इसलिए उसे विश्व की सबसे बड़ी नदी की संज्ञा दी गई है। लेकिन और लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी है, दोनों नदियों की लंबाई 2900 किलोमीटर है। आगे हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाएंगे। तो अभी गंगा नदी में चल रहे हैं। तो गंगा नदी यहाँ यमुनोत्री से निकल करके यमुना नदी मिली है और वहीं से सरस्वती नदी निकल के आकर के यहाँ प्रयागराज में मिलती है, ऐसी मान्यता है। और इस तीन नदियों के जो मिलान को हम, या तीन नदियों के मिलन स्थल को हम संगम की दर्जा देते हैं। तो तीन नदियों का यह संगम प्रयागराज मिलती है, यहीं आगे बढ़ती है। इधर उत्तर से गंगा नदी में आकर के गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक ये नदियां, राप्ती भी इसमें, जो नेपाल से सारी नदियां निकलती हैं, ये नदियां मिलकर के और आगे यहाँ बिहार के पटना से होकर के आगे मिलती है। इधर से काली, सिंध, बेतवा, चंबल ये नदियां यमुना में मिलकर के गंगा मिलती हैं। फिर इधर हुगली नदी पश्चिम बंगाल में यहाँ दक्षिण के पठार से निकल करके मिलती है। और ये आगे चल करके गंगा नदी ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी और आकर के और ये यहाँ मिलती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जब प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। और आगे जब यह और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो पद्मा और जमुना का जब मिलन होता है और दोनों धाराएं एक साथ बहती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उसे हम मेघना की संज्ञा देते हैं। उसे मेघना का नाम दिया गया है। तो गंगा नदी और जमुना नदी, जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा नदी जब भारत से आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहते हैं। तो ये गंगा नदी तंत्र है विश्व की सबसे गहरी नदी। गंगा नदी विश्व की सबसे पवित्र नदी, इसका जल कभी खराब नहीं होता है, इसकी द्रोणी सबसे गहरी है। तो इसमें अनेक तीर्थ स्थल है। विश्व के सभी क्षेत्र के लोग इसके जल को भर करके ले आते हैं और इसके जल का उपयोग वर्षों तक करते रहते हैं। कभी जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, खराब नहीं होता है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कोरोना की बीमारी है, इस कोरोना का इलाज भी गंगा नदी के जल से कराया जाए। एंटीबायोटिक जो दवा है, इसको कहते हैं टीका, इसका निर्माण हो रहा है, उसके गंगा के जल का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि गंगा का जल इसलिए नहीं खराब होता क्योंकि इसमें ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उसके दूषित, उसके जो है अन्य हानिकारक तत्वों को अपने में अवशोषित कर लेते हैं और तमाम प्रकार के बैक्टीरिया को, वायरस को मार देते हैं। इसलिए इसका जल कभी खराब नहीं होता। और यह एक दैवीय स्वरूप के कारण, एक प्राकृतिक स्वरूप के कारण, एक दैवीय आशीर्वाद हम कह लीजिए, उसके कारण गंगा नदी में ही केवल यह विशेषता पाई जाती है। अन्य किसी भी नदी में नहीं पाई जाती, किसी भी जल में नहीं पाई जाती, किसी भी झील में या जल में या सागर में नहीं पाई जाती। इसका जल खराब नहीं होता है। आगे हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, समय ज्यादा हो रहा है, वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, उसको लाइक करिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जैसा कि यहाँ चित्र बना है, इसको हम तिब्बती भाषा में सांगपो कहते हैं। सांगपो नदी, सांगपो नदी यह मानसरोवर झील के सन्निकट पूर्वी छोर पर तिब्बत में और वहां से निकल करके आगे बढ़ते हुए यह नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत, जो उसकी ऊंचाई 7,775 मीटर है, यानी 8,000 के करीब इसकी ऊंचाई है। नामचा बरवा तिब्बत में है। इस पर्वत से यू आकार
बिहान नोट करते जाइएगा भाई बहन। बिहान नदी, तिब्बत में सांगपो नदी, और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो बिहान नदी ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। और आगे जब असम में प्रवेश करती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं। ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र असम में से कहते हैं। यहीं पर इस नदी में एक माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र जो है असम में इसका फैलाव बहुत बड़ा हो गया है, जैसे कि अमेजन का फैलाव है। तो उस क्योंकि मैदानी क्षेत्र असम का है तो मैदानी क्षेत्र इसका फैलाव अधिक हो गया है, और नदी के बीचों बीच एक टापू के समान एक भूभाग है, ऊंचा भाग है, जो द्वीप के आकार का दिखाई देता है कि जैसे कोई सागर में द्वीप खड़ा हो। तो ये नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के द्रोणी में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली द्वीप है। यहाँ माजुली द्वीप नोट करते जाइएगा, माजुली द्वीप। और आगे ब्रह्मपुत्र से निकल करके जब और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बांग्ला भाषा में जमुना होता है। जमुना, गंगा जमुना, अर्थात गंगा जमुना का यहाँ मिलन होता है। गंगा को बांग्ला भाषा में पद्मा कहते हैं, तो हम भारतीय भाषा में से गंगा और जमुना का मिलन कहते हैं। और गंगा और जमुना दोनों की जब धाराएं आगे बढ़ती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, यहाँ सुंदरवन का डेल्टा इसे कहते हैं, तो इसे मेघना कहते हैं। इस धारा को हम संयुक्त धारा को गंगा और जमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो ये क्षेत्र है, यहाँ नदियों का जो वेग है, धाराओं का जो वेग है उत्तम होता है, और अपने साथ जो मलबा और साथ सिल्ट जिसको कहते हैं, वह सिल्ट ब्रह्मपुत्र नदी भी अपने साथ तीव्र गति से लेकर आती है, गंगा नदी भी तीव्र गति से लेकर आती है। तो वह सिल्ट अर्थात मलबा और साथ यहाँ जमा होता है। जमा होने से और नदी की धाराएं विभिन्न क्षेत्रों में, और उसकी मुख्य धारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में फैल करके और सागर में गिरने लगती है, तो वो मलबा और साथ से उस भूमि का निर्माण होता है, दलदली भूमि का निर्माण होता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा है। क्यों सुंदरवन का डेल्टा है? क्योंकि ये इस डेल्टा की जो मिट्टी है ये विशेष प्रकार की वनस्पति का निर्माण करती है, जिसे सुंदरी वृक्ष कहते हैं। सुंदरी पादप अर्थात सुंदरी वृक्ष की उत्पत्ति वहां होती है, विश्व में कहीं नहीं होती है, तो इसे सुंदरवन का डेल्टा नाम दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व की एक अनोखी प्रकार की यहाँ वनस्पति सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो भाई बहनों, आज के इस वीडियो में आपको अपवाह और अपवाह प्रतिरूप, जल विभाजक, अपवाह द्रोणी और जो आपका भारतीय अपवाह तंत्र में हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में आपको ठीक से समझ में आया होगा। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। भाई बहनों, इस वीडियो को देख करके और किताब की सहायता से इसका नोट्स आप तैयार करिए। ये नोट्स आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपके एकेडमिक एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में यह आपके लिए काम आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।